क्लास 12 केमिस्ट्री का जो विद्युत रसायन वाला चैप्टर ना उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले वर्षों के पेपर में पूछे गए उन सब क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो पे वन शॉट पे देखने वाले। ठीक है, देख सकते हो जो दूसरा चैप्टर है ना हमारा चैप्टर 2 विद्युत रसायन, इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन होने वाले जो 2018, 19, 20, 23, 2024, 25 सब सनों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन देख सकते हो इंपॉर्टेंट है। मस्त तरीके से एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने विलियन वाला करा दिया था, तो विलियन पे जब वो वाला वीडियो बनाया था तो उसमें कई सारे स्टूडेंट कह रहे थे भैया जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स के इसी टाइप से करा दो जिससे हम मस्त तरीके से तैयार कर लें। ठीक है, क्योंकि उसमें भी हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को बताया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो विद्युत रसायन वाले में भी एक एक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे, तो उनको आपको तैयार कर लेना क्योंकि यार अब समय कम है, अब आपको समय को बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना, बस तरीके से एक एक क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और एक काम जरूर करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना कि जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो जरूर इस वीडियो को देखें, जिससे जितने प्रश्न बता रहे हैं उनको तैयार कर लें। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मस्त तरीके से आपको ले चलते हैं कॉपी की स्क्रीन पे, मस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं और आपसे कह रहे हैं जितने क्वेश्चन सभी हर साल मान लो पूछे जाते हैं, तो जितने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट देख सकते हो, सारे क्वेश्चन नीचे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। सारे क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो चाहे जितना लंबा बन जाए लेकिन एक एक क्वेश्चन आपको आसानी से समझाएंगे और इनको तैयार भी कर लेना यार क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास, प्राथमिक बैटरियों तथा संचायक बैटरियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये वाला क्वेश्चन 2020 में पूछा गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की चांसेस भी रखो। ठीक है, क्योंकि पेपर में आता है ये। तो प्राथमिक बैटरिया और संचायक बैटरिया क्या, वो संचायक बैटरिया क्या है, इन पे टिप्पणी लिखो उदाहरण सहित। ठीक है, तो हेडिंग लगी सबसे पहले प्राथमिक बैटरिया। क्या होती प्राथमिक बैटरिया? कहा गया ऐसे सेल जिनमें सेल अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है तथा जिसे किसी बाह्य ऊर्जा की सहायता से पुनः आवेशित करना संभव नहीं होता, प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरिया कहलाती है। मतलब कहा गया ऐसे सेल या बैटरी जिनमें क्या हो, अभिक्रिया जो सेल अभिक्रिया हो ना केवल एक ही दिशा में संपन्न हो, तो उसे हम लोग प्राथमिक बैटरिया कहते हैं और इसे केवल एक बार ही चार्ज किया जा सकता है। लिखा है ना कि जिसे किसी बाह्य ऊर्जा की सहायता से पुनः आवेशित करना संभव नहीं है, मतलब इसे आप केवल एक ही बार चार्ज कर सकते हो और मतलब एक ही बार चार्ज कर सकते हो, दोबारा इसे चार्ज करना नहीं जा सकता। तो यही चीज लिखा है कि इसकी सहायता से पुनः आवेशित करना इसे संभव नहीं है, प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरिया कहलाती है। इसके उदाहरण कौन कौन से? शुष्क अथवा लिकलांशे सेल और मरकरी सेल। मतलब लिकलांशे सेल और मरकरी सेल जो है इस प्राथमिक बैटरिया या सेल का उदाहरण है। ठीक है, तो मस्त तरीके से देख सकते हो। संचायक बैटरी इसका उल्टा, इसको दोबारा आप चार्ज कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते लेकिन इसको कर सकते हो। ठीक है, तो लिखा है इन सेलों में इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया किसी बाहरी विद्युत स्रोत द्वारा उत्क्रमित हो सकती है। इसमें कहा गया ऐसे सेल जिनमें सेल अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है, लेकिन इन सेलों में इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया या सेल अभिक्रिया जो है किसी बाहरी विद्युत स्रोत द्वारा उत्क्रमित हो सकती है, अर्थात इन सेलों को विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः आवेशित किया जा सकता है। पुनः आवेशित का मतलब पुनः चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, और इनमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जा सकता है, संचायक बैटरियां कहलाती है। इसका उदाहरण है जैसे सीसा संचायक सेल, निकिल कैडमियम सेल आदि। ठीक है, ये संचायक बैटरियों का उदाहरण। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग देखो जितने क्वेश्चन आपको दिखाते जाए स्क्रीनशॉट लेते जाना, आसानी से आप लोग इनको तैयार कर लेना। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, संचायक बैटरी हो गई और ये आपकी प्राथमिक बैटरी हो गई। ठीक है, और आपसे कह रहे ना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना यार। ठीक है, जिससे वो लोग भी इनको तैयार कर ले। ये विद्युत रसायन चैप्टर के इसके पहले वाले वीडियो पे हमने विलियन चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 3 या 5 नंबर पे आपके पास आएगा। क्वेश्चन है नरनष्ट समीकरण पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नरनष्ट समीकरण, नरनष्ट इक्वेशन क्या होती है। तो देखो यहाँ पे लिखा है नरनष्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन विभव का मान ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया जिसे नरनष्ट का समीकरण कहते हैं। आप देखो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन में अभिक्रिया होती तो इस तरह से होती, एम सॉलिड, एम का मतलब है धातु, एम कोई भी धातु हो सकती है जैसे कॉपर हो, जिंक हो, कोई भी धातु ले लो। एस का मतलब धातु ठोस होती है ना, तो इसलिए Cu के आगे एस लगा, एस का मतलब सॉलिड या ठोस है ना। तो एम, फिर देखो एम क्या है, धातु है जैसे Cu, जिंक या कोई भी धातु है ना। और आगे क्या Mn+, Mn+ का मतलब है जो N+ लगा है ना, ये इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। जैसे Cu जो होता है ये Cu2+ बनाता है,
तो n की जगह क्या आया 2 और आगे क्या n इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 प्लस आया जैसे तो आगे कितने इलेक्ट्रॉन 2, अगर 3 प्लस आता तो आगे कितने इलेक्ट्रॉन 3। ठीक है, तो उदाहरण के लिए लिखा गया है Cu का मतलब m जैसे कोई धातु, और Mn प्लस n प्लस का क्या मतलब, जो n है n का है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आगे n इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे 2 प्लस लगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। ठीक है, तो ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉन अपक्रिया है। तो कहा गया नरनश के अनुसार किसी भी प्रकार के उत्क्रमणीय इलेक्ट्रॉन, ये क्या एक प्रकार की उत्क्रमणीय इलेक्ट्रॉन अपक्रिया है। तो नरनश के अनुसार किसी भी प्रकार के उत्क्रमणीय इलेक्ट्रॉन के ताप T पर इलेक्ट्रॉन विभव E और मानक इलेक्ट्रॉन विभव E0 के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। क्या कहा गया, नरनश ने बताया कि किसी भी प्रकार के उत्क्रमणीय इलेक्ट्रॉन के ताप T पर इलेक्ट्रॉन विभव E और मानक इलेक्ट्रॉन विभव E0 के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। संबंध क्या होता है, E बराबर होता है E0 माइनस 2.303 RT बटा NF कोष्टक में 1/Mn प्लस। ठीक है, ये सूत्र होता है नरनश समीकरण का, E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटा NF और कोष्टक में 1/Mn प्लस। ठीक है, Mn प्लस यहाँ पे क्या है, ये Mn प्लस का मतलब जो धातु के ऊपर इलेक्ट्रॉन लिए ना, जैसे Cu2 प्लस और कोष्टक में लग गया तो मतलब Cu2 प्लस की सांद्रता, अगर बड़े कोष्टक में जैसे लिखा ना तो इसका मतलब इसकी सांद्रता लिखी जाती है। यहाँ पे E होता है सेल का विद्युत वाहक बल, E0 होता है मानक। ठीक है, इसे E को बोलते हैं सेल का इलेक्ट्रॉन विभव, E को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विभव, E0 है मानक इलेक्ट्रॉन विभव, R होता है नीतांक, T है तापमान, N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F होता है फैराडे नीतांक। ठीक है, इन सब की वैल्यू मैं आपको आगे बताते हैं, यहाँ पे हमने लिख रखा है, देखो आपको आगे यहाँ पे ये देखो, ये हमने यहाँ पे इसके आगे का लिख रखा है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे देख सकते हो, E क्या है इलेक्ट्रॉन विभव है, E0 मानक इलेक्ट्रॉन विभव है, R नीतांक है, इसका मान होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स, ये जूल है, केल्विन इनवर्स है, मोल इनवर्स है। ठीक है, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F क्या है फैराडे नीतांक, इसका मान होता है 96,500 कूलम, T क्या है परम ताप या तापमान, जिसका मान 298 केल्विन होता है। ठीक है, अगर आप ये जो सूत्र आया था ना, अब ये वाला, ये जो यहाँ पे सूत्र है, ये अगर इसमें आप R का मान, T का मान और F का मान रख दो तो आपके पास आगे भी सूत्र आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले इधर वाले के स्क्रीनशॉट कर लेना, अगर जिसको करना हो नोट करना हो तो इधर वाले के स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, उधर वाले का भी देखना तो आगे उसका कर लेना। देखो स्क्रीनशॉट कर करके ही आप लोग इनको अच्छे से लिख लेना, कॉपी पे नोट्स बना लेना, तैयार कर लेना। ठीक है, नोट्स ना बनाना तो फोटो तो पड़ी रहेगी, उसी से तैयार कर लेना। ठीक, आप देखो इसके बाद यहाँ पे जैसे हमने E की वैल्यू E0, E क्या है इलेक्ट्रॉन विभव, E0 मानक इलेक्ट्रॉन विभव, R की वैल्यू ये है, F की वैल्यू ये है, T की वैल्यू ये। तो उसी सूत्र में देखो हमने यहाँ पे 2.303 आपका था, R की जगह 8.314 रख दिया, T की जगह 298 रख दिया और F की जगह 96,500। अगर आप इन तीनों का गुणा करके इसका भाग लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0591। तो E बराबर E0 माइनस 0.0591 बटा N कोष्टक में 1/Mn प्लस की सांद्रता, यही नरनस्ट का समीकरण होता है। तो आपके 3 या 5 नंबर जितने नंबर पे आएगा आसानी से आपके पक्के हो जाएंगे। और ये जान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नरनस्ट समीकरण वाला, ज्यादातर हर साल पेपर में आता है। ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना, 2-3 बार पेपर में पूछा गया था, इसमें केवल लिखा नहीं था, 2-3 बार आया है पेपर में। ठीक है, तो मस्त तरीके से इसको तैयार कर लेना। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि वैद्युत रासायनिक सेल, देखो 2024 में आया भी है, वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मतलब वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल के बीच में अंतर क्या होता है ये बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर बताओ, या आपसे वैद्युत रासायनिक सेल को गैल्वनी सेल भी बोलते हैं, तो आपसे कह दे कि गैल्वनी सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर बताओ, तो बात एक ही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं भैया, हेडिंग लगी है वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर। ठीक है, एक तरफ लिख दिया वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वनी सेल और एक तरफ लिख दिया वैद्युत अपघटनी सेल, इनमें अंतर बताना है। ठीक है, तो पहला अंतर देखो यहाँ पे पढ़ना आसान है एकदम। पहला है कि इस सेल में, वैद्युत रासायनिक सेल में, इस सेल में ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया स्वतः होती है। मतलब ये जो वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वनी सेल है ना, इसमें खुद से, स्वतः का मतलब खुद से, इस सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया खुद से होती रहती है। लेकिन वैद्युत अपघटनी सेल में इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होती है। इसमें खुद से, मतलब इसमें कुछ नहीं करना पड़ता वैद्युत रासायनिक सेल में, इसमें खुद से आपका ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है। लेकिन इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तब आपका ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होंगी। तो वही लिखा है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है। किसमें? वैद्युत अपघटनी सेल पे। दूसरा अंतर है, वैद्युत रासायनिक सेल में कैथोड जो होता है धन ध्रुव होता है, मतलब कैथोड जो होता है प्लस होता है, और एनोड जो होता है वो माइनस होता है, ऋण होता है। ठीक है,
लेकिन इसमें वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, कैथोड जो होता है वो माइनस होता है और एनोड जो होता है वो प्लस होता है। ठीक है, ये इसका अंतर है। वैद्युत रासायनिक सेल में कैथोड प्लस होगा, एनोड माइनस होगा, लेकिन वैद्युत अपघटनी सेल में कैथोड माइनस और एनोड प्लस होगा। ठीक है, ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर है कि इस सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मतलब वैद्युत रासायनिक सेल से आप क्या प्राप्त कर सकते हो, विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। और वैद्युत अपघटनी सेल से इस सेल में किसी बाहरी स्रोत द्वारा विद्युत ऊर्जा दी जाती है, इसमें वैद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है और इसमें बाहर से ही वैद्युत ऊर्जा इसको देते हैं। ठीक है, इसमें प्राप्त नहीं होते, हम खुद इसको वैद्युत ऊर्जा देते हैं। लिखा है ना, इस सेल में किसी बाहरी स्रोत द्वारा वैद्युत ऊर्जा दी जाती है। ठीक है, तो ये तीसरा अंतर है। चौथा अंतर है कि इस स्रोत में रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन वैद्युत ऊर्जा में होता है। मतलब इस स्रोत में जो वैद्युत रासायनिक सेल है, इसमें हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, और वैद्युत अपघटनी सेल में क्या करते हैं, इस सेल में विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। मतलब इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ये इसका चौथा अंतर है। ठीक है, तो इसे भी स्क्रीनशॉट कर सकते हो, नोट कर लो और तैयार कर लेना मस्त तरीके से। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये वाला भी बहुत ज्यादा था। देखो जितने क्वेश्चन ना यहाँ पे ले रखे सभी पेपर में पूछे गए पिछले वर्षों पे, उन्हीं क्वेश्चन को हमने लिया। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल जो पेपर में पूछे जाते हैं वही वाले। ठीक है, नोट हो गया ये वाला। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, क्या आप जिंक के पात्र में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं, कारण समझाइए। ठीक है, तो बताओ क्या जिंक के, मान लो एक जिंक का बर्तन हो और उसमें क्या आप कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, क्या जिंक के विलयन में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हो? तो इसका आंसर बताओ कारण सहित। तो हमने लिखा विद्युत रासायनिक श्रेणी, अभी विद्युत रासायनिक श्रेणी आगे देखेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक को कॉपर से ऊपर रखा गया। इसका उत्तर यह है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी जो होती है ना, उसमें जिंक को कॉपर से ऊपर रखा गया है। चूंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में प्रत्येक तत्व अपने नीचे वाले तत्वों को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, अतः यदि कॉपर सल्फेट का विलयन जिंक के पात्र में रखा जाए तो जिंक जो होता है ना, वो कॉपर को उसके विलयन से अलग कर देता है और स्वयं Zn2+ आयनों में परिवर्तित हो जाता है। अतः जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, देखो मान लो आपने जिंक का विलयन लिया Zn, अगर उसमें क्या वो जिंक का क्या लिया, पात्र, आपने एक जिंक का पात्र लिया, उसमें क्या करो, कॉपर सल्फेट का विलयन अगर दोगे तो जानते हो क्या होगा, ये जिंक जो होगा इस कॉपर को इसकी जगह से हटा देगा, Cu को हटा देगा और खुद आके इसके SO4 के साथ लग जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जिंक के पात्र में कभी कॉपर सल्फेट का विलयन न रखना, नहीं तो क्या हो जाएगा, कॉपर को हटा के खुद इसके स्थान पे बैठ जाता है। वही चीज लिखा है देखो, अतः यदि कॉपर सल्फेट का विलयन जिंक के पात्र में आप रखते हो तो जिंक कॉपर को उसके विलयन से अलग कर देता है, खुद आके उसके स्थान पे बैठ जाता है, कहा गया ना, और स्वयं Zn2+ आयनों में परिवर्तित हो जाता है। देखो SO4 के पास 2 माइनस आयन होता है तो Zn के बाद 2 प्लस होता है, इसलिए ये दोनों आपस में मिलके ZnSO4 बना लेते हैं। ठीक है, तो अतः जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, मस्त तरीके से देख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घट जाती है, ये बताओ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन पूछा जाता है कि किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ इसलिए घटती है क्योंकि विलयन की तनुता बढ़ाने पे, अगर आप विलयन को ज्यादा तनु करोगे, विलयन की तनुता बढ़ा दोगे तो विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या घट जाती है। जो विलयन में प्लस और माइनस आयन होते हैं ना, उनकी संख्या घट जाती है, जिसके कारण चालकता भी घट जाती है। ठीक है, तो ये इसका है कि किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ इसलिए घटती है क्योंकि विलयन की तनुता बढ़ाने पे विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती है, अतः चालकता भी घट जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पे घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्या कहा कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर घोल का रंग नीला क्यों हो जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो कहा गया सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर घोल का रंग Cu2+ आयन के कारण नीला हो जाता है। ठीक है, देखो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, AgNO3 और कॉपर का AgNO3 और कॉपर का Cu। तो जब आप सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर की छड़ डालोगे ना, तो कॉपर में होता है Cu2+ आयन, इसके कारण ही नीला हो जाता है विलयन का रंग। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पर घोल का रंग Cu2+ आयन के कारण नीला हो जाता है, क्योंकि Cu जो होता है Ag को उसके विलयन सिल्वर नाइट्रेट से विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट बना देता है। जो काम जिंक वहां पे कर रहा था वो काम यहाँ पे कॉपर कर रहा है। देखो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये जो कॉपर आया ना, कॉपर इस Ag को हटा देगा और खुद आगे इसके स्थान पे लग जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस बना देगा। ठीक है, मतलब हुआ क्या, यहाँ से 2 का गुणा हो जाएगा, CuNO3 और
NO3 यहाँ से 2 निकलेंगे तो CuNO3 का होल ट्वाइस और 2 Ag आपके बाहर निकल जाएंगे। तो हुआ क्या, ये जो कॉपर था इसने क्या किया, NO3 को इसके स्थान से, Ag को इसके स्थान से हटा के खुद लग गया। ठीक है, तो कहा गया सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डुबोने पे घोल का रंग Cu2+ आयन के कारण नीला हो जाता है, क्योंकि CuAg को उसके विलयन सिल्वर नाइट्रेट से विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट बना देता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से हुआ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता में अंतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये वाला आपने स्क्रीनशॉट वैसे ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो ले लो, एक बार आपको टाइम दिए दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से। ठीक है, कर लिया। अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन क्या था कि विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वाला भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता में अंतर लिखिए। ठीक है, तो हेडिंग लगी विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता में अंतर। ठीक है, तो एक तरफ हमने विशिष्ट चालकता लिख दिया, एक तरफ लिख दिया मोलर चालकता। तो चलो अब अंतर देखते हैं। पहला अंतर है कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विलयन की विशिष्ट चालकता या चालकत्व कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं इस टाइप से, इसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या कहलाता है, विलयन की विशिष्ट चालकता या चालकत्व कहलाता है। ठीक है, और मोलर चालकता क्या होती है, किसी विलयन के प्रति एकांक सांद्रता में उपस्थित उस विलयन की विशिष्ट चालकता ही मोलर चालकता कहलाती है। इसकी परिभाषा क्या है कि किसी विलयन के प्रति एकांक सांद्रता में उपस्थित उस विलयन की विशिष्ट चालकता ही मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा, ये इसकी, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर ये है कि विशिष्ट चालकता को के से, के बोल सकते हो या कप्पा, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, और मोलर चालकता को लैम्डा एम, ये लैम्डा ऐसे वाला एक बड़ा लैम्डा बनता है, एक लैम्डा ये बनता है, एक ये बनता है, आपको ये वाला बनाना है। ठीक है, इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता को कप्पा के से और मोलर चालकता को लैम्डा एम से। ठीक है, ये चीज याद रखना। विशिष्ट चालकता का सूत्र होता है के बराबर या कप्पा बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि कहा गया ना विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम के लिए 1 विशिष्ट प्रतिरोध रो। ठीक है, तो इसका सूत्र ये है। और मोलर चालकता का लैम्डा एम बराबर कप्पा सी, सी क्या है सांद्रता, कप्पा क्या है यही विशिष्ट चालकता। ठीक है, और लैम्डा एम क्या है, मोलर चालकता, तो इसका ये सूत्र होता है। चौथा अंतर ये कि विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, और मोलर चालकता का मात्रक साइमन मीटर स्क्वायर प्रति मोल होता है। ठीक है, तो ये चौथा अंतर है, इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसका साइमन मीटर स्क्वायर प्रति मोल होता है। ठीक है, तो ये वाला भी आप लोग नोट कर सकते हो, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता में अंतर। ठीक है, अब इनकी परिभाषा भी आपको अलग से भी पूछी जाती है, उनको भी बता देंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईंधन सेल वाला, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कि ईंधन सेल क्या होते हैं, साधारण सेल की तुलना में H2O2, H2O2 का मतलब होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, है ना। H2O2 सूत्र जो होता है ये H2O2, इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड ईंधन सेल के 2 लाभों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको। ठीक है, ईंधन सेल क्या होता है, देखो ऐसे गैल्वनी सेल जो ईंधन के दहन, ईंधन का दहन का मतलब ईंधन के जलने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा का प्रयोग विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं, ईंधन सेल कहलाते हैं। क्या कहा गया, ऐसे गैल्वनी सेल जो ईंधन के दहन पर मुक्त होने वाली ऊर्जा का जो प्रयोग है किस रूप में करते हैं, विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं, उसे क्या कहते हैं भैया, हम लोग ईंधन सेल कहते हैं। ठीक है, ये होती है ईंधन सेल की परिभाषा। उदाहरण इसका है हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब H2O2 ईंधन सेल। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O2 ईंधन सेल। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। अब इस सेल की पूरी आपको सही से पूरा टिप्पणी लिखनी है इस पे, तो लिखना है कि इस सेल में H2 तथा O2 सांद्र NaOH विलयन में बुलबुलों के रूप में प्रवाहित होती है। मतलब सांद्र NaOH का विलयन होता है जिसमें H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, बुलबुलों के रूप में उसमें प्रवाहित करते हैं, जिसमें छिद्र युक्त कार्बन इलेक्ट्रोड लगा होता है। जिसमें क्या लगा होता है, एक छिद्र, छिद्र का मतलब छेद युक्त, एक छेद युक्त कार्बन इलेक्ट्रोड लगा होता है। और एनोड के साथ उत्प्रेरक लेते हैं प्लैटिनम या पैलेडियम चूर्ण, तथा कार्बन कैथोड के साथ उत्प्रेरक हम लोग लेते हैं कोबाल्ट के साथ। ठीक है, कोबाल्ट के साथ Ag या प्लैटिनम। ठीक है, मतलब कार्बन कैथोड के साथ जो उत्प्रेरक लेते हैं वो कोबाल्ट के साथ कौन सा लेते हैं, Ag या प्लैटिनम। और जब देखो मतलब सीधी सी बात है, एनोड पे प्लैटिनम या पैलेडियम चूर्ण लेना उत्प्रेरक के रूप में, और कैथोड पे सिल्वर या प्लैटिनम लेना है, प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये बात है कि एनोड के साथ उत्प्रेरक प्लैटिनम या प्लैटिनम, इसको प्लैटिनम कहते हैं, इसको पैलेडियम कहते हैं, सॉरी ये पैलेडियम है, ये प्लैटिनम है। ठीक है, तथा कार्बन कैथोड के साथ उत्प्रेरक कौन सा लेते हैं, सिल्वर या प्लैटिनम लेते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है,
तो ये चीज है, ठीक है। कहा गया इस सेल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन शांत NaOH विलयन में बुलबुलों के रूप में प्रवाहित होती है, जिसमें छिद्र युक्त कार्बन इलेक्ट्रॉन लगा होता है, और एनोड के साथ उत्प्रेरक प्लैटिनम या पैलेडियम लिया जाता है, और कैथोड के साथ हम लोग कोबाल्ट के साथ सिल्वर या प्लैटिनम प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये बात है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। थोड़ा सा आगे और है, क्योंकि हमें लाभ भी आगे लिखने हैं ना, तो वो चीज भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। इसको लिख लो, फिर आगे का देखो इधर। अब इसके बाद समझ लो इसमें अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है, क्योंकि एनोड और कैथोड की बात की तो उसकी अभिक्रियाएं भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है, लिखा है सेल में होने वाली अभिक्रियाएं निम्नलिखित है। पहले एनोड पे देखो H2O2 सेल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेल है ना, और NaOH के विलयन में प्रवाहित किया जाता है। तो NaOH में क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा और Na प्लस हो जाएगा, है ना। तो इसमें देखो क्या होगा, एनोड पे अभिक्रिया होगी आपकी 2H2 मतलब हाइड्रोजन, और ये जो OH है ना NaOH का, इसका OH माइनस 4OH माइनस और AQ का मतलब एक्वस कहते हैं इसको। ये क्या है, जलीय विलयन इसका मतलब होता है। तो 2H2 प्लस 4OH माइनस, और इधर क्या बन जाएगा आपका 4H2O, OH माइनस है ना तो इससे H2O बन जाएगा, और 4 माइनस है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और कैथोड पे क्या अभिक्रिया होगी, कैथोड पे O2 को ले लेना है और H2O को ले लेना है। किसको ले लेना है, ये जो H2O बना और 4 इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान समझो, पहले एनोड पे हमने H2 लिया और इसके OH में जो NaOH में OH थे ना, इसके 4 OH लिए, जिससे 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन निकला। अब O2 को लिया और यहाँ पे 4H2O थे ना, उसकी जगह 2H2O लिए गए हैं और 4 इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, जिससे बनेगा क्या, यहाँ से आपका 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल, वो 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके 4 OH माइनस बाहर निकलेगा। अब जब यहाँ पर आप इनको जोड़ के पूरी अभिक्रिया निकालोगे तो यहाँ से आपके पास 2H2 बचेगा और ये वाला O2 बचेगा, ठीक। 4 इलेक्ट्रॉन इधर 4 इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पे 2H2 है, यहाँ पे 4H2O, तो 4H2 देखो ये 2H2 है, जब इसको उधर भेजोगे तो ये इधर आ जाएगा, तो 4H2O से 2H2O घटेगा, बचेगा कितना 2H2O। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे हाइड्रोजन बच गया, ये वाला ऑक्सीजन बच गया, 4H2O से 2H2O घट के 2H2O आ गया, और ये 4 इलेक्ट्रॉन कट गए, 4 OH और 4 OH आपस में कट गए। तो सीधा सीधा बचा क्या, 2H2 प्लस O2, जिससे बना 2H2O, ठीक है। यही ईंधन सेल में लगातार बनता रहता है, क्योंकि H2O2 था ना, तो यहाँ से 2H2 प्लस O2 मिलके क्या बन गया, 2H2O आपका बन गया, ठीक है। देख लो, हाँ सही है, ठीक है। आगे लिखा ईंधन सेल लगातार तब तक कार्य करती रहती जब तक कि ईंधन की आपूर्ति होती रहती है। जब तक आप ईंधन देते रहोगे तब तक आपका ईंधन सेल कार्य करता रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पूरा यहाँ से था। देखो पहले ईंधन सेल की परिभाषा लिखी गई, फिर थोड़ा सा बता दिया गया कि एनोड और कैथोड के बारे में, फिर यहाँ पे एनोड और कैथोड की अभिक्रियाएं लिखी, जैसे एनोड पे ये अभिक्रिया होती है, कैथोड पे ये अभिक्रिया होती है। फिर इसके बाद अब है H2O2 सेल के, H2O2 ईंधन सेल के लाभ क्या है। तो पहला लाभ है, यह लगातार तब तक कार्य करती है जब तक कि ईंधन की आपूर्ति होती है। कहा गया ना कि जब तक आप ईंधन देते रहोगे तब तक ये लगातार कार्य करती रहेगी, अर्थात इसे लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है। मतलब कहा गया ये लगातार तब तक कार्य करती जब तक कि ईंधन की आपूर्ति, जब तक आप ईंधन देते रहोगे तब तक ये कार्य करता रहेगा ये सेल, अर्थात इसे लंबे समय तक आप उपयोग कर सकते हो। जबकि साधारण सेल कुछ समय तक ही प्रयोग किया जा सकता है। साधारण सेल को कुछ समय तक प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ईंधन सेल को अगर आप ईंधन दे रहे हो ना, जितना ईंधन देते जाओगे उतनी देर तक ये कार्य करता रहेगा। तो कहा गया ना, ये अर्थात लंबे समय तक इसका उपयोग किया जा सकता है, किसका, ईंधन सेल का। दूसरा उपयोग है, यह साधारण सेल की तुलना में सस्ते होते हैं। ये सस्ते भी पड़ते हैं ना, तो ये साधारण सेल की तुलना में सस्ते तथा लगभग शून्य ऊर्जा उत्सर्जन या प्रदूषण रहित होते हैं। न इसमें प्रदूषण होता है और लगभग शून्य ऊर्जा को उत्सर्जन करते हैं। इसमें ज्यादा ऊर्जा भी नहीं खर्च होती, सस्ते भी पड़ते हैं, इसलिए हम लोग इनका यूज कर लेते हैं, है ना। तो ये दो उपयोग है इसके, मतलब दो लाभ है इसके। और यहाँ पे पूरा आपके एनोड और कैथोड की अभिक्रियाएं दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 नंबर पे आएगा तो आएगा, है ना। फिर इसके बाद ये आपका ईंधन सेल पूरा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, करना हो, ठीक। तो अब इतने क्वेश्चन हो गए और आगे के जो इंपॉर्टेंट बचे उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। कुछ ही क्वेश्चन अब बचे, ठीक है, नोट कर लो इसे। आप देखो जो अगला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक बताओ, ठीक है। विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसका मात्रक बताओ। अभी हमने अंतर पे भी देखा था, तो वही चीज यहाँ पे लिखना है कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर के का नाम कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो कप्पा बराबर 1/रो, और रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। रो का भी बताया था ना, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता। इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम को ऐसे बनाया जाता है इस टाइप से, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक है।
तो विशिष्ट चालकता की परिभाषा है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है, एक विस्थापित नहीं करता, क्यों? मतलब जिंक और तांबे में से एक जो है ना, एक आपका अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करता है, एक नहीं करता, ऐसा क्यों होता है ये बताओ। तो लिखा गया वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर होता है। क्या कहा गया? वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक जो होता है हाइड्रोजन से ऊपर होता है तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे होता है, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है और तांबा कम अपचायक है। ठीक है, जिंक अधिक अपचायक और तांबा क्या है? कम अपचायक है। इसीलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है परंतु तांबा नहीं कर पाता। ठीक है, तो क्या कारण बताया गया? जिंक हाइड्रोजन से ऊपर होता है, तांबा हाइड्रोजन से नीचे होता है। और क्या कहा गया कि जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक और तांबा कम अपचायक। कम अपचायक हो, तांबा कम अपचायक है ना, इसीलिए क्या करता है, ये हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता, लेकिन जिंक ज्यादा अपचायक होने की वजह से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। ठीक है, ये इसका कारण है, मस्त तरीके से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्यों? विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल में ज्यादा स्थायी क्यों है, ये आप बता दो। ठीक है, तो इसका उत्तर है यद्यपि, मतलब यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है और साधारण ताप पर जल के साथ इसकी क्रिया मंद होती है। इसी कारण से एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है और वायु और जल में स्थायी भी रहता है। ठीक है, तो इसका उत्तर यह हो जाएगा। फिर है सिल्वर नाइट्रेट। देखो एक एक दो दो नंबर पे आते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना। ठीक है, फिर है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पे घोल नीला क्यों हो जाता है। ठीक है, ये वाला तो शायद उधर हो चुका है। ठीक है, तो चलो फिर से देख लो एक बार। ठीक है, सिल्वर, ये वाला क्वेश्चन उधर भी हो चुका है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पे घोल नीला क्यों हो जाता है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने नीचे स्थित तत्वों को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है और श्रेणी में Cu के स्थान Ag से ऊपर आता या AgNO3 से निम्नलिखित क्रिया देगा। Cu + 2AgNO3, Cu2 + 2NO3 + 2Ag। इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन Cu2+ विद्यमान होने से विलयन का रंग नीला हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर देखो, आपको बताया था अभी, फिर से दिखाई दे रहा है, देखो कहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये वाला था ना, यही वाला क्वेश्चन था। आप लोग ये वाला आंसर याद करना। ठीक है, ये आसान है, ये वाला थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है ना, इसको याद करना, ये वाला तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन को। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। फिर है फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के दो नियम है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा अर्थात कुल आवेश के समानुपाती होता है। क्या कहा गया? इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है ना, उसमें इलेक्ट्रोड पे जो मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान होता है वो विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा या कुल आवेश के समानुपाती होता है। तो मान लो यदि मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान W हो और विद्युत की मात्रा Q हो, तो W समानुपाती, या W समानुपाती कहा ना, तो W समानुपाती किसके हो जाएगा? Q के। Q क्या है? कुल आवेश या विद्युत की मात्रा। तो जो मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान W है वो कुल आवेश Q के समानुपाती होता है, ये समानुपाती का चिन्ह है। ठीक है, तो W समानुपाती Q, यही फैराडे का प्रथम नियम है। फिर फैराडे का द्वितीय नियम क्या है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। तो इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटनों के विलयन, द्वितीय नियम में फैराडे ने बताया कि मान लो एक से ज्यादा विलयन श्रेणी क्रम में जुड़े हो, मतलब एक के बाद कई सारे विलयन रखे हो, तो इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटनों के विलयन में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। इस बार कहा कि जब एक से ज्यादा विलयन हो मान लो और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। मान लो अगर आपके पास दो विलयन हो और एक का द्रव्यमान W1 दूसरे का W2 हो, पहले विलयन का तुल्यांकी भार E1 और दूसरे विलयन का E2 हो, तब W1 समानुपाती E1 के और W2 समानुपाती E2 के, तो यहाँ से बन जाएगा सूत्र W1 बटा W2 बराबर E1 बटा E2, जहाँ W1 व W2 मुक्त पदार्थ की मात्राएं तथा E1 व E2 उनके तुल्यांकी भार है। ठीक है, तो ये फैराडे का द्वितीय नियम है और ये आपका फैराडे का प्रथम नियम है। ठीक है, मस्त तरीके से देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध है बताइए। ठीक है, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या संबंध है? तो लिखा है मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता में निम्नलिखित संबंध होता है। मोलर चालकता लैम्डा m बराबर अणु भार बटा तुल्यांकी भार गुणे तुल्यांकी चालकता लैम्डा EQ। मोलर चालकता को लैम्डा m से लिखते हैं और तुल्यांकी चालकता को लैम्डा EQ से लिखते हैं। तो मोलर चालकता बराबर
मोलर चालकता लैम्डा m बराबर अणु भार बटा तुल्यांकी भार गुणे तुल्यांकी चालकता होता है। ठीक है, ये सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो, तैयार कर लेना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। आप देखो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इनके प्रमुख लक्षण तथा दो प्रमुख उपयोग लिखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग लगी वैद्युत रासायनिक श्रेणी, तो कहा गया, इसकी परिभाषा ध्यान समझना, कि विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पे जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहा गया, कि विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पे जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कहा गया इनके लक्षण लिखो। लक्षण कहा जाए, विशेषताएं कहा जाए, बात एक ही होती। ठीक है, लक्षण तथा दो प्रमुख उपयोग लिखे। तो लक्षण यहाँ पे हमने लिख रखे वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। पहला लक्षण है कि जब आप वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाओगे, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाओगे, तो आपको तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पे अपचयन क्षमता बढ़ती है। ठीक है, अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे श्रेणी में तो तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पे अपचयन क्षमता बढ़ती है। ठीक है, ये पहला लक्षण है। दूसरा है कि हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते। ये इसका दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर के जितने भी तत्व है ना, वो जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं। देखो, अगर आप लोग इसको सोचो कि भैया इसको एकदम मस्त तरीके से समझा दो, तो इसके लिए चैनल पे ऑलरेडी हमने पहले ही पढ़ा रखा है इसको। ठीक है, तो चैनल पे जाके वो वाला वीडियो देखना, तो उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको केवल क्वेश्चन के आंसर बता रहे हैं, जिससे आप लोग इनको पढ़ के तैयार कर सको। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा टाइम देंगे तो फिर वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा ना। तो दूसरा लक्षण हो गया, और तीसरा भी हो गया कि हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं। ठीक है, चौथा लक्षण है कि जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है वह उतना ही प्रबल अपचयक होता है। ठीक है, पांचवा है कि जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है। मतलब जितना कम होगा अपचयन विभव उतना ही प्रबल अपचयक होगा, और जितना अपचयन विभव अधिक होगा वो उतना ही प्रबल आक्सीकारक होगा। ठीक है, ये चीजें रखना। छठवा है कि श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, श्रेणी का ऊपर वाला तत्व क्या करता है, नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ये हो गए लक्षण। ठीक है, फिर इसके बाद उपयोग क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग। ठीक है, उपयोग जो है निम्न है। पहला है कि किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में, और दूसरा उपयोग है धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में, कि कौन सी धातु कम क्रियाशील है, कौन सी धातु ज्यादा क्रियाशील है, इसकी तुलना करने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग है, और ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण है। ठीक है, इसके बाद केवल एक क्वेश्चन बचता है कोलराउस का नियम वाला। ठीक है, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो हेडिंग लगी हुई है कोलराउस का नियम क्या है, इसकी सहायता से। अगर देखो स्क्रीनशॉट ना लियो तो एक बार ले लो, फिर बाद में कहीं ना भैया स्क्रीनशॉट तो लेने का मौका नहीं दिया है ना, ले लो फट दे। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। आप देखो इसकी ओर चलते हैं, आगे की ओर। ठीक है, आप देखो हमारे पास है कोलराउस का नियम क्या है, इसकी सहायता से एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता किस प्रकार ज्ञात करेंगे, या कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो कोलराउस का नियम क्या होता है, इसको भी हमने अलग से एक वीडियो बनाया जिसमें पूरा अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, अगर समझना हो तो उसमें ज्यादा अच्छे से आप लोग वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कोलराउस का नियम स्टडी कड्डा, चैनल का नाम आगे लगा देना स्टडी कड्डा, है ना, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, मस्त तरीके से पढ़ के समझ लेना। ठीक है, कोलराउस का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, और यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तो आपको क्या प्राप्त होता है, कोलराउस का नियम प्राप्त होता है। ठीक है, तो उदाहरण इसका क्या है, जैसे कोई भी विद्युत अपघट्य हो, जैसे कहा गया ना विद्युत अपघट्य जैसे आपके पास हो HCl, तो लैम्डा इनफाइनाइट HCl लिया, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, HCl जो होगा दो आयनों में टूटेगा, H प्लस में और Cl माइनस में, तो लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, लैम्डा m, और ये जो ऊपर लगा है ना इसे 8 जैसा बना रखे हो, ये इनफाइनाइट है, इसको अनंत बोलते हैं, है ना, तो लैम्डा m ऊपर इनफाइनाइट लगा है मतलब अनंत, इसे बोलते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो लैम्डा इनफाइनाइट HCl बराबर लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। ठीक है, ये लैम्डा बना, ये m है, ऊपर अनंत का चिन्ह बना है। ठीक है, तो ये कोलराउस का नियम होता है। ठीक है, फिर अनुप्रयोग क्या है, अनुप्रयोग पूछा जाता है, या आपसे जैसे पूछा ना एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इस टाइप से भी पूछ सकता है, या कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग पूछे तो बात देखिए। ठीक है,
तो अनुप्रयोग है कि कोलराउस के नियम की सहायता से किसी दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत अणुता पर मोलर चालकता का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप चाहो भैया तो कोलराउस के नियम की सहायता से किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत अणुता पर मोलर चालकता का निर्धारण आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जैसे एसिटिक अम्ल सूत्र है CH3COOH के लिए लैम्डा इनफिनिट मतलब अनंत अणुता पर मोलर चालकता का मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इसका मान ज्ञात करने के लिए HCl CH3COOH NaCl का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखो इसका उपयोग भी हमने अच्छे से समझाया उस वीडियो पे, और इसका कोलराउस का नियम भी बहुत आसानी से। ठीक है, तो इसलिए कह रहे वो वीडियो देख लेना, जिससे आपका एकदम बिना ऐसे देखोगे तो फिर समझ कम आएगा, लेकिन अगर वो वीडियो देखोगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर समझ में आ रहा है, हम समझा यहाँ पे भी रहे, लेकिन इसमें अगर ज्यादा अच्छे समझेंगे फिर बड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से समझ लो। तो एसिटिक अम्ल CH3COOH के लिए अनंत अणुता पर मोलर चालकता मतलब लैम्डा इनफिनिट का मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इसका मान ज्ञात करने के लिए HCl CH3COOH NaCl का उपयोग किया जाता है। आप देखो कोलराउस के नियम के अनुसार जैसे CH3COOH की लिखनी तो लैम्डा इनफिनिट CH3COOH। आप CH3COOH दो आयनों में टूटेगा, लैम्डा इनफिनिट CH3COOH माइनस और लैम्डा इनफिनिट H प्लस। इसे समीकरण एक मान लो। अब इसे ज्ञात करने के लिए तीन चीजों का उपयोग होगा। लैम्डा इनफिनिट HCl, तो इसको तोड़ोगे तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। फिर CH3COOH Na पे तो CH3COOH माइनस और Na प्लस में टूट जाएगा। फिर लैम्डा M इनफिनिट जो आपका NaCl है, ठीक है, ये दो में टूट जाएगा, लैम्डा इनफिनिट Na प्लस और लैम्डा इनफिनिट Cl माइनस में। ठीक है, अब अगर आप क्या करो आगे, अगर आप यहाँ से समीकरण 2, 3 के योग से 4 को घटा दो, मतलब इन दोनों समीकरण 2 और 3 को जोड़ के चौथा घटा दो, तो यहाँ से लैम्डा इनफिनिट HCl प्लस लैम्डा इनफिनिट CH3COOH माइनस लैम्डा इनफिनिट NaCl हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब की अगर वैल्यू रख दो तो HCl की जगह देखो क्या रखना है, ये देखो, इसको ना देखना आप सही से दिखेगा ना, ये देखो। आप अगर HCl का मान रख दो H प्लस प्लस Cl माइनस, CH3COOH की जगह CH3COOH माइनस प्लस Na प्लस रख दो, और इसकी जगह NaCl की जगह Na प्लस और Cl माइनस। लेकिन बीच में माइनस का चिन्ह भी है, इसलिए ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। ये दोनों माइनस क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह था। जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा और ये वाला भी माइनस हो जाएगा। अब जो कट पिट रहा हो काट लो, देखो क्या कट रहा है यहाँ से, Cl माइनस प्लस का Cl माइनस माइनस का कट जाएगा, Na प्लस माइनस का Na प्लस प्लस का कट जाएगा, बचेगा क्या? केवल ये वाला और ये वाला। तो लैम्डा इनफिनिट CH3COOH माइनस और लैम्डा इनफिनिट H प्लस, इन दोनों को जोड़ोगेगा तो CH3COOH माइनस और H प्लस मिलके क्या आ जाएगा? CH3COOH। ठीक है, तो यही आपको निकालना था एसिटिक अम्ल की अनंत अणुता पर मोलर चालकता। तो लिख सकते हो अतः इस प्रकार हम कोलराउस नियम की सहायता से CH3COOH की मोलर चालकता लैम्डा m ज्ञात कर सकते हैं। देख सकते हो हमने कर लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर बस यही था, आपका 5 नंबर पक्का हो चुका है, आपने कर लिया है। ठीक है, तो आसानी से इसका स्क्रीनशॉट कर लो पूरा। ठीक है, देखो इधर का पहले इधर वाला नोट कर लो, ठीक, फिर इसके बाद का आगे का इधर है। ठीक है, ये वाला पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है भैया, पूरा कोलराउस का नियम वाला। ठीक है, इसको अगर अच्छे से समझना है, कम समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो इस टाइप से जो विद्युत रसायन चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे हमने इसी वीडियो पे कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे वो लोग भी इन क्वेश्चन को तैयार कर ले। ठीक है, मस्त तरीके से एक एक चीज की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, सारी चीजें समझ में आई कि नहीं। ठीक है, इनको नोट कर लेना, अच्छे से एक एक क्वेश्चन तैयार कर लो, क्योंकि अब पेपर में बहुत कम समय। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट जरूर करना, वीडियो को भी शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, जल्दी ही अगला वीडियो भी आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे।